Good morning, everybody. चलो इन डेज 36 तो इम्पेयरमेंट का बेस्ट सम था वो वाला अनरिकग्नाइज्ड गुडविल वाला. पार्शियल गुडविल उसी को बोलते हैं. फुल गुडविल लिख लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. अगर आप एक बार फुल गुडविल लिख लिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर आप आराम से राइट ऑफ कीजिए जितना गुडविल है पूरा को, आराम से 80-20% होल्डिंग और माइनॉरिटी को दीजिए. कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं होगा, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा. ये जो इतना लफड़ा किए क्यों करना पड़ा? क्योंकि पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड किए थे. तो वो हिसाब में रखना पड़ता है कि हम पार्शियल गुडविल रिकॉर्ड किए थे, तो मेरे को गुडविल इंपेयरमेंट के केस में हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा. और वो कैसे ध्यान रखना पड़ता है मैंने आपको करवा दिया. एक बार सेम सम अच्छे से दोबारा कर लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो. बहुत बड़ा दिख रहा है बट बच्चों बड़ा नहीं है. आपने क्वेश्चन में बीच बीच में नोटिस किया होगा कि वो इन्वेंट्री भी दे रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि इन्वेंट्री इंपेयरमेंट ऑफ असेट के परव्यू में नहीं आता. वो तो खुद ही बेचारा कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे वैल्यू होता है. तो उसकी तो एनआरवी अगर लोअर हो जाएगी तो ऐसे ही उसका तो इंपेयरमेंट हो ही जाएगा. तो वो दिया हुआ है जस्ट पूरे सीजीयू का फेयर वैल्यू निकालने के लिए, और कोई रीजन नहीं है उसके वहां देने का. उसके ऊपर इंपेयरमेंट लॉस नहीं लगेगा. करंट असेट्स पे नहीं लगता है, फिनेंशियल असेट्स पे भी नहीं लगता है, क्योंकि उनका अपना ही सिस्टम इतना अच्छा है ना. फिनेंशियल असेट्स आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू. तो हो गया ना इंपेयरमेंट लॉस अपने आप. पढ़ो पढ़ो.
पढ़ लिए पूरा क्वेश्चन। क्या लग रहा है कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है या आसान है? क्या लग क्या रहा है आपको पढ़ के? क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सीजीयू इंपेयरमेंट का सम है, ओके। और इंडिविजुअल असेट का, किसी एक इंडिविजुअल असेट का रिकवरेबल अमाउंट भी दिया हुआ है। मैं आपको बैकग्राउंड में याद दिला दूं कि जब आप सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस निकालते हो और इंडिविजुअल असेट में एलोकेट करते हो, तो कई बार बहुत सारा इंडिविजुअल असेट रिवॉल्ट कर देता है। मेरा ये वर्ड आपको याद आएगा कि वो लोग एक पर्टिकुलर अपने रिकवरेबल अमाउंट से नीचे जाना नहीं मांगता है। तो उस केस में उसका रिकवरेबल अमाउंट का जो नहीं अनएलोकेटेड लॉस रहता है वो दूसरों को भी देना पड़ जाता है। तो उस चीज का हिसाब किताब है इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। तो पहले मुझे बताइए पूरे क्वेश्चन में सीजीयू के अंदर कितनी असेट है और उनके नाम क्या क्या हैं? 4 असेट है। हाँ, ए है, बी है, गुडविल है और इन्वेंट्री झूठ मूठ का घुसा रखा है। वो भी सीजीयू है ना, तो कैश जनरेटिंग यूनिट में तो बहुत सारा एसेट रहेगा ना, तो इन्वेंट्री भी रहेगा ही। लेकिन इन्वेंट्री पे जब आप इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट करोगे तो उस पर अलोकेट मत कर देना। तो हम लोग पहले सीजीयू में जो 4 असेट है, अच्छा रूल क्या है इंपेयरमेंट अकाउंटिंग का कि पहले कैरिंग अमाउंट निकाल लो, रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो, इंपेयरमेंट लॉस निकाल लो, अलोकेट कर दो। यही तो 4 स्टेप है और अलोकेट के फिर अपने स्टेप पे। तो लेट अस गो वन बाय वन। तो सबसे पहला वर्किंग का नाम दो, पहले ईयर एंडिंग दे दो। पहला ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। कैरिंग अमाउंट ऑफ ए ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? आराम से ढूंढिएगा बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 लाख। अच्छा, ये कब हम लोग खरीदे थे? 1/4/13। 5 साल हो गया कि 6 साल हो गया? 5 साल। तो डिप्रीसिएशन 5 साल का देना है। स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लेता हूं क्योंकि रेट उठ नहीं देने से हम लोग स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। $475, $525। Carrying amount of B ये कब खरीदे थे? इसका भी लाइफ 10 साल का ही है ना बेटा? तो मैंने डिवाइडेड बाय 10 into 3 किया, सो चेक कर लो। इसमें स्क्रैप नहीं है इसलिए मैंने ऐसा किया। ये कैरिंग अमाउंट क्वेश्चन में दिया नहीं था। ऊपर में जो पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ है ना, 2 ठो, पहला और दूसरा, उसमें बस यही डेटा है और कोई डेटा नहीं है। ये दोनों पता कर लो और उसमें कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री और कैरिंग अमाउंट ऑफ गुडविल ऐड कर दो तो आपको पूरे सीजीयू का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। तो लिखो कैरिंग अमाउंट ऑफ सीजीयू। असेट ए, असेट बी, गुडविल, इन्वेंट्री।
आ रहा है धीरे धीरे समझ में सब कुछ? तो एकदम स्टेप बाय स्टेप है, अच्छा सा छोटा सा सम है, देखने में बड़ा लग रहा है, पेज भले 2 लग जाएगा पर बड़ा सम नहीं है। अब हम लोगों को इसी सीजीयू का जो बड़ौदा में है ना, ये यूनिट बड़ौदा में है ना, क्या बनाती है? कोल्ड ड्रिंक एंड बेवरेज है। तो इसका रिकवरेबल अमाउंट पता करना है, रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बड़ौदा सीजीयू। ये क्वेश्चन पेपर में ही देगा, और नहीं तो फिर अगर कैश फ्लोज वगैरह दिया होगा तो पीवी निकालेंगे वगैरह वगैरह करेंगे। बताइए रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू, ये एकदम नीचे में दिया हुआ, लास्ट पैरा में, 4th पैरा में दिया हुआ है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द सीजीयू ऑन 31 मार्च 2018। हम लोग 31 मार्च 2018 का ही तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, बोलिए 10 लाख। नाउ इट्स एनीबॉडीज गेस, यहां से पूरा चार्ज तुम ले लो, क्योंकि यहां के बाद तुमको अच्छे से आता है। बोलो इंपेयरमेंट लॉस, $2,25,000। बोलो बच्चा। यस, याद आया? गुडविल में 1,50,000। ए और बी में क्या करेंगे? हाँ, प्रोपोर्शनेट देंगे। बचा हुआ है मेरे पास कितना मालूम? 75 बचा हुआ है, 75। किस रेशियो में बांटेंगे? यस, 525:350। देखिए याद आ रहा है तो आप लोगों को, इवन बिना रिवीजन किए हुए भी कुछ चीजें याद आ जाती हैं। तो 75,000 इंटू 525/875। 2 ठो एसी बंद करो, 1 और 8 चला दो। 1 8 नहीं चलेगा तो 2 7 चला दो, 1 और 7 चला दो, 3 6 बंद कर दो। अभी क्या बवाल हो सकता है? कोई एसेट रिवॉल्ट कर सकता है, वर्ड याद नहीं आएगा आपको, लेकिन कोई एसेट बोलेगा मेरा इतना लॉस है ही नहीं, हमको इतना क्यों गिरा रहे हो, चलो हम बाजार में बिकते हैं, देखो हम कितना में बिक जाएंगे। तो कोई एसेट इतना लॉस लेने को मना भी कर सकता है। कोई मना कर दे तो उसके हिस्से का लॉस फिर दूसरे को देना पड़ जाता है। आओ पता करते हैं ए और बी का इंडिविजुअली रिकवरेबल अमाउंट निकलने का कोई चांस है या नहीं है। किसका? ए का। और ए का इंडिविजुअल कैश फ्लो भी दिया हुआ है। ए का इंडिविजुअल कैश फ्लो भी दिया हुआ है। तो आपको ए का अलग से रिकवरेबल अमाउंट निकालना पड़ेगा, जिसमें नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज दोनों आपको पता करना पड़ेगा, और दोनों में जो हायर होगा वो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ है, अभी आपने ए को कितना लॉस दिया है? 45। ए का कैरिंग अमाउंट कितना है? 525। 525 से 45 माइनस कीजिए, 4,80,000। तो आपने उसको 480 ले गए, आप उसको 480 ले गए ना। अभी आप इतना अलोकेट अगर कर देंगे तो 480 हो जाएगा, पर हो सकता है वो 480 जाने को तैयार ही नहीं हो अकेला, उसका अलग से मार्केट में दाम ज्यादा हो। तो बी को आप कहां तक पहुंचा दिए?
3,20,000, हो सकता है वो भी मना कर दे, समझे? तो आओ पता करते हैं कि ये लॉस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। लिखो, नाउ इंडिविजुअली वी हैव टू फाइंड रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ए इंडिविजुअली। बी का भी निकालेंगे। हाँ, बी का डेटा हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन देख तो नहीं ना, तो बी कितना भी लॉस ले लेगा, इसका मतलब हुआ ए का ही डेटा दिया हुआ है। तो ए का नेट सेलिंग प्राइस बताओ। हाँ, तो फिर उसका भी तो दे दिया ना फिर। नहीं, उसका दे दिया ना, मार्केट में कितना में बिक जाएगा, दे तो दिया। ठीक ही बोल रहा हो बच्चा, कितना दिया है बताओ। बी के बारे में खाली बी का बोलो पहले। टोटल 7.5 लाख बोलो ना तुम। नहीं, ये कौन से दिन का है? तो अभी क्यों बोल रहे हो इसको? अभी मत बोलो बेटा, मुझे लगा 2018 का है। नहीं, उसमें खर्चा भी तो अभी निकाल, तो वही तो रहे, देखो ना, ए का तो निकाल ही रहे बाबा, बी का बोल रहे हैं। बी का कुछ दिया है क्या? गजब ही कर रहे हो। ए का तो सब कुछ दिया ही, आप काहे स्ट्रेस ले रहे हो? चलो ना पहले ए का कर लेते हैं, वो डेटा सब यूज हो जाएगा ना, फिर तुमको बी का भी डेटा छन के दिखने लग जाएगा। तो ए का नेट सेलिंग प्राइस पता करो, बेचेंगे तो कितना लगे मिलेगा, और क्या क्या खर्चा लगने वाला है। लग चुका है वो माइनस मत करना, लगने वाला कितना है बोल। नहीं, वो नहीं लेना है कुछ। 7 लाख माइनस खर्चा सब बताओ। हाँ, माइनस करना पड़ेगा डिसमेंटलिंग कॉस्ट। हाँ, 150। और बोलो, वैल्यूएशन फीस माइनस नहीं कर सकते, जो लगने वाला है वो माइनस होता है। हाँ, वो लॉस है, वो लगेगा, वो तो आपको आपने लगा लिया है, वो यहां से माइनस नहीं होता है ना। हाँ, माइनस करो। और बोलो, बोलिए कितना हुआ, और एकदम स्ट्रेस मत लीजिए, इजी है, बोलो। 4.5 लाख। एक्चुअली 7 लाख में बिकेगा, पर जब इसको बेचने जाएंगे तो 3 लाख रुपया का, ये 3 लाख हो रहा है मेरे को लगता है, नहीं 3 नहीं, 2.5 लाख रुपीस का खर्चा लगेगा मेरा। तो मेरे घर में नेट 4.5 लाख रुपया ही आएगा। तो जब हम गिराएंगे ना तो 4.5 लाख, और हम लोग तो 480 तक की गिरा रहे थे ना, ये 480 तक गिरा रहे थे। तो ये तो रास्ता में रोड़ा नहीं अटका रहा है। कौन? ए नहीं, नेट सेलिंग प्राइस ऑफ ए। अब ये लटका सकता है, क्योंकि ए का वैल्यू इन यूज भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेटा दिया हुआ है। तो अब ए का अलग से वैल्यू इन यूज निकालना है। नहीं, वैल्यूएशन फीस लगा करके आपने वैल्यू किया है, तो 7 लाख में बिकेगा वो नेट ऑफ 7 लाख नहीं है। उससे एसेट का वैल्यू को चेंजेस नहीं किया? नहीं, डायरेक्ट रियल में जाएगा। यस, चल बता, वैल्यू इन यूज कैसे निकालते हैं? कैश फ्लो का पीवी, कैश फ्लो दिया हुआ है देखो 6 लाख, और उसमें देखो लिखा एक्सक्लूडिंग रेसिजुअल वैल्यू, वो भी तो मिलेगा 50,000 रुपया, तो वो ऐड करना पड़ेगा, लास्ट वाले साल में ऐड करिएगा। तो इसका पीवी कैसे निकालना है बोलो? ऐसे लिखूं, देखो इधर देखो, ईयर इनफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवी, और नहीं तो बोलोगे तो दिस डिवाइडेड बाय दिस दिस दिस, ऐसे करके टेबल बनाएंगे। लेकिन वो वाला भी समझे थे कि नहीं? माने जैसे मैं लिखूंगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1.10, फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10 टू द पावर 2, वैसा वाला, तो वो जल्दी हो जाता और क्या।
अटका दिया ना ये पंगा। क्या अटकाया? हम लोग इसको 4,80,000 ले जा रहे थे, याद है, लेकिन एक वैल्यू इन यूज बोलता है ना, हम तो अकेला 489 दे देंगे भाई कैश फ्लो कमा के, तो हमको क्यों 480 तक ले जाओगे? तो इसका इंपेयरमेंट लॉस थोड़ा सा कम होगा, पर डरना मत, इसका जो इंपेयरमेंट लॉस अनअलोकेटेड रहेगा वो बी को आपको दे देना पड़ेगा, क्योंकि बी खुला ओपन खाता है। खुला खाता मतलब हमको जितना भी लॉस दे दो, हमारा कोई रेस्ट्रिक्शन हमारी तरफ से नहीं है। तो फिर आप लिखो, सो वी कांट allocate 45,000 loss to A. A will be allocated 9,000 रुपया कम न रे, 9,650 कम, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देख दो तरीका है मेरे पास, 525 माइनस 489,650, और नहीं तो ना उसको लॉस दिए थे 45 माइनस 9650, समझे? 45 माइनस 9650 कैसे लाए? समझ गए ना? हाँ, ये ठीक है। $35,350 याद आया ये सब किया हुआ, और इसी का ये 9650 का लॉस बी को दे दिया जाएगा। बी विल बी एलोकेटेड, बी को 25,000 दिए थे ना पहले, 30 दिए थे। तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन पहले ये चेक किया जाता है कि उस एक्स्ट्रा लॉस का लाइबिलिटी तो नहीं बन रहा है ना, कोई डिकमिशनिंग एक्सपेंस टाइप का जो लाइबिलिटी नहीं होता है क्या, कि लास्ट में पे करना पड़ सकता है, ऐसा लाइबिलिटी भी बन जाता है कई बार, तो वो चेक करना पड़ता है। अरे ये तो ए के बेचने का लाइबिलिटी लिया गया ना, पूरा कंपनी का, पूरा डिवीजन का, सीजीयू का, तो वो देखना पड़ता है। अगर वो लाइबिलिटी नहीं बन रहा होता, मान लो 2,000 का लॉस बच गया, जैसे मान लो बी भी बोलता हम 9650 नहीं लेगा, हम 7650 ही लेगा, उसका भी अलग से निकालने के बाद, तो 2,000 का तो लॉस बच जाएगा, तो वो अनअलोकेटेड है। पहले चेक करेंगे लाइबिलिटी कैन बी रिकॉर्डेड एज पर एनी डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट, इफ नॉट दैट मच ऑफ लॉस विल नॉट बी एलोकेटेड एट ऑल। तो हो गया, जैसे ही लॉस अलोकेट करते हैं तो फिर क्या निकाला जाता है? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। क्या बोलेंगे? रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। लिखो, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। बड़ा स्टैंडर्ड सम है, एग्जाम में आ सकता है बेटा। हाँ, ये सम भी, वो गुडविल वाला सम भी, जो अनरिकॉग्नाइज्ड गुडविल वाला भी।
तो एक लेक्चर तो कंप्लीट हो गया। क्या चीज का लेक्चर? इंपेयरमेंट का चक्कर फुल्ली कंप्लीट हो गया। क्या हम लोग रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट बना पाए? सुन लो मेरा वर्ड, क्या हम लोग सीजीयू के रिकवरेबल अमाउंट को उसका कैरिंग अमाउंट बना पाए? इंपेयरमेंट लॉस का यही कैरेक्टरिस्टिक है कि इंपेयरमेंट ब्रिंग्स कैरिंग अमाउंट ऑफ एनीथिंग टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट। और इंपेयरमेंट होता ही इसीलिए कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है। तो इंपेयरमेंट के प्रोसेस से कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट में आ जाता है और सब्सिक्वेंट डिप्रीसिएशन नए अमाउंट पे प्रोस्पेक्टिवली दिया जाता है बिना किसी झमेला के। और इंपेयरमेंट को डिप्रीसिएशन का ही भाई माना जाता है। जो काम डिप्रीसिएशन ठीक से नहीं कर पाया वो इंपेयरमेंट ने मैनेज कर दिया, बिकॉज डिप्रीसिएशन तो बेचारा वर्किंग लाइफ पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से डिप्रीसिएशन अकाउंटिंग होती है। पर कैश फ्लो गिर गया, ये तो डिप्रीसिएशन नहीं संभाल पाएगा ना, इसको इंपेयरमेंट संभाल लेता है। अब आगे चलिए क्या हुआ बताइए। ऑलवेज नहीं करना क्या है, अब 2019 का भी काम करना है क्या? तो अब 2019 में वापस से हमें हाँ नहीं तो मांगा है क्या कुछ? अच्छा तो कर लेते हैं। और सब में बोल ही दिया प्रोस्पेक्टिव डिप्रीसिएशन। हम इधर बैठ के भाषण दे रहे हैं, हम आपको पूरा रूल बता दिए। हम तो बिना नीचे देखे कि क्या मांगा हम अपना रूल बता दिए। तो 31,319 में अगला जो मांगा वो तो दे ही देंगे, लेकिन क्योंकि 31,319 में वापस से रिकवरेबल अमाउंट बोल रहा है तो हो सकता है सिचुएशन सुधरा हो, वो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ा हो, तो हो सकता है कि वो लोग ये सोच रहा हो कि इंपेयरमेंट लॉस जो बुक किए थे उसका रिवर्सल किया जाए, और हो सकता है और इंपेयरमेंट किया जाए। तो मुझे बताओ पढ़ के कि क्या लग रहा है 2019 में वर्ड में अच्छा अमाउंट ही दे दिया, मतलब वर्ड में कुछ नहीं बताया। मैं वर्ड में सुनना चाहता था कि चीजें सुधरी हैं, अच्छा लग रहा है, इस तरह का कुछ लिया, चीजें और बिगड़ गई, ये सब सुनना चाहता था। ये सब नहीं दिया है। तो सीधा माने टेंजिबल काम, मतलब प्रैक्टिकल काम, मतलब अमाउंट से ही देखना पड़ेगा। देख लेंगे। तो मेरा बी नंबर सम हम बनाएंगे डिप्रीसिएशन। हाँ बेटा, बोलो। हाँ डायरेक्ट ए और बी का ही तो डिप्रीसिएशन निकलेगा। बोलो WDV कितना है? थैंक यू। डिवाइडेड बाई और माइनस डिवाइडेड बाई। वेरी गुड, करेक्ट हैं आप। सो मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा नहीं। $89,87,930। अच्छा आप समझ रहे हैं 50,000 मिस हो जाने का चांस है, बहुत ज्यादा मिस हो जाता है ना। पहला बार देख लिए थे ठीक से कि पहला बार ओरिजिनल डिप्रीसिएशन था, सेकेंड टाइम में ये मिस होने का चांस है। तो ये स्टार लगा के रख लो और अपने आप को याद दिलाते रहो, भाई ये मिस होने का चांस है, हिंदी में लिख लो, इसे मेरे को संभालना है। क्योंकि छोटी छोटी घटिया बातों में साला मार्क्स कटता है। पूरा इंपेयरमेंट जानते हैं लेकिन इसकी वजह से सारा गंडगोल हो जाएगा। तो हम तो जब पढ़ते थे ना, इस तरह का घटिया पॉइंट जहां पे मिस्टेक होने का रहता था तो अलग से रेड पेन से नीचे लिख देते थे, पॉइंट्स वेयर आई कैन मेक मिस्टेक। हर आदमी अलग अलग स्टाइल से मिस्टेक करता है रे, तो हम लिख के रख लेते थे और एग्जाम जाने के पहले ये सब चीज देख लेते थे कि हाँ यहां मेरे से गलती होने का चांस है, इस गलती को ध्यान रख लो। मुझे याद है सिडनी में कई साल पहले की बात है, सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया का हम लोग सीरीज खेलने गए थे। तो बहुत सारा मैच में आउटसाइड द ऑफ स्टिक का बॉल को छू करके स्लिप में कैच दे देता था, कई मैच में हुआ।
तो फिर स्ट्रेटजी बनाया कि हमको आउटसाइड द ऑफ स्टिक का बॉल छूना ही नहीं है, छूना ही नहीं है। वो 281 या कितना स्कोर किया वो सिडनी टेस्ट में, या 181 ऐसे कुछ बड़ा स्कोर किया था, और उसका मोर देन 90% रन, मोर देन 80% रन ऑन साइड में आया। मारा ही नहीं, वो फ्रस्ट्रेट कर दिया बॉलर लोग को। हम लोग जीत के आए थे वो सीरीज, या लेवल करके आए थे, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन हारे नहीं थे वो सीरीज, हमको याद है। आप देखिएगा ये वाला बात, हाँ आज गूगल में जाकर के मार के ढूंढिएगा। तो वो जीत उस तरह का लेना पड़ता है कि हाँ हम गलती करते हैं, यहां पे हमको ये गलती नहीं करना है, खत्म बात। मेरे पास टेस्ट मैच का 5 दिन है, हम ये गलती नहीं करेंगे तो भारत को जिता देंगे। बी 310 डिवाइडेड बाई ना 5 7 44 336 बी नंबर सम कंप्लीट। बोलिए। कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU 31/3/2019। ए बी इन्वेंट्री है या इन्वेंट्री है? $489 - 87 इन्वेंट्री कितनी है रे? ये 1 साल बाद 2 लाख 3 लाख 15 लाख 22 लाख जीरो कुछ भी हो सकता है। बोलो क्यों? बिक सकता है ना, धंधा तो चल ही रहा है रे बाबा। नहीं समझे अभी भी? सर अब जब आप क्वेश्चन देख रहे हो ना बेटा, तो क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि यहीं तक मांगा है, और कैरिंग अमाउंट तो यही है, लेकिन वो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट का डेटा दिया है ऐसा देखने से लग रहा है। हाँ उसको बोलना चाहिए था वहां पे, कंप्यूट कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस इफ एनी, इंपेयरमेंट लॉस ऑब्लिक रिवर्सल इफ एनी, एंड रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। अब अगर आप यहां पे छोड़ के आ गए जिद से, वो लोग मार्क्स काटेगा, मैं तुमको बता देता हूं। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपको निकाल करके आना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या क्या सीन दिया है। किसका? कहां लिखा है 10 लाख रुपया है? तुम 11 भी कहां देखा, 10 भी कहां देखा, दोनों हमको बताओ। अच्छा ये साला अभी भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, पिछला साल अगला साल, पिछला साल अगला साल। इसीलिए तो डेट वाइज लिखा जाता है कि साला ये झमेला जिंदगी में ना रहे, इसीलिए केयरफुल रहना पड़ता है। हम क्यों शुरू में देखो कैसे लिखा है, देखो मेरा आदत क्या है, ये सब एरिया है कि हम लोग से गलती नहीं हो, ये उसको एक तरह से वो फ्रीज कर देता है कि हाँ मेरा गलती नहीं होगा। और इंपेयरमेंट में तो ये इतने सारे फिगर बिखरे रहते हैं और एग्जाम में टाइम का भी तो प्रेशर रहता है ना, कुछ भी लेके बना करके आ जाते हैं। चलो बच्चा बोल रहा है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द CGU दिया हुआ है, ओके कितना दिया हुआ है? 11 लाख। बाप रे बाप, तब तो गेन या रिवर्सल अमाउंट, गेन ही लिख देते हैं,
232, 266, इतने रुपए के रिवर्सल का चांस है। लेकिन इतना तो इंपेयरमेंट लॉस ही बुक नहीं किए थे पिछली बार, है ना। तो क्या रूल है बताइए रिवर्सल का? जितना तक होता है उतना तक ही रुको, उतना कर देंगे नहीं, उतना तक ही मैक्सिमम रिवर्स कर पाएंगे। जितना इंपेयरमेंट लॉस मैं पहले बुक किया था उससे ज्यादा इंपेयरमेंट गेन बोल दूं एक बार, या उससे ज्यादा रिवर्सल नहीं लिख पाएंगे। तो क्या सिर्फ वही था या और भी कोई रूल है? 225 से ज्यादा रिवर्स नहीं कर पाएंगे, और 225 में भी गुडविल का 1.5 लाख था, याद है? गुडविल का 1.5 लाख था। इंडिविजुअल में क्या रूल है वही तो पूछ रहा हूं, नहीं याद आ रहा है? कोशिश करो याद आएगा। ए को हम कितना लॉस दिए थे? 35 350, तो ए का 35 350 से ज्यादा हम घुमा नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। बी को कितना लॉस दिए थे? 39 650, 39 650 से ज्यादा हम घुमा नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। नहीं घुमा पाएंगे उससे ज्यादा। और एक रूल है, खैर मेरे पास प्रॉब्लम नहीं, मेरा गेन बहुत बड़ा है। हाँ, गुडविल का तो रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है, नहीं तो क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगी, ऐसा फीलिंग आ जाता है। बड़ा बात तुम लोग भूल रहे हो। सोचो तो क्या है। चलो मैं 2 मिनट आपको सोचने का टाइम देता हूं, मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा तो फट से पकड़ लोगे। अगर ऐसा ही था जैसे तुम बोल रहे हो, अगर इतना ही होता तो अभी मैं क्या करता, आराम से इस अमाउंट में 35 350 ऐड कर देता। 35 350 तो, और इस अमाउंट में 39 650 ऐड कर देता, मेरा आंसर हो जाता, बिकॉज मेरे पास तो है उतना प्रॉफिट। कर दूं, खत्म कर दूं। कैसे भूल रहे हो इतना बड़ा बात? सर साल भी तो हो गए, 1.5 साल पहले पढ़े थे। चलो मैं याद दिलाता हूं। जब हम लोग ये लॉस रिवर्सल करते हैं, ये लॉस रिवर्सल करते हैं, तो असेट के वैल्यू बढ़ जाते हैं। तो देखा जाता है कि शुरू से अगर कभी जिंदगी में इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता तो उस असेट का आज के दिन का WDV कितना हुआ होता। और हम लोग रिवर्स करके कहीं उससे ज्यादा तो नहीं कर दे रहे हैं, पहले इंपेयर किए फिर रिवर्स किए, तो खेला ही तो हुआ ना एक तरह से। तो खेला करके कहीं जो नॉर्मल WDV होता है उससे बियॉन्ड तो लेके नहीं चले जा रहे हैं। रिवर्सल शुड नॉट टेक द असेट बियॉन्ड ए कैरिंग अमाउंट which would have been arrived had there been normal depreciation and no impairment. कभी अगर इंपेयरमेंट नहीं हुआ होता, नॉर्मल डिप्रिसिएशन दिए होते, तो असेट का WDV जितना हुआ होता, रिवर्सल कहीं उससे ज्यादा तो नहीं कर दे रहा असेट को, यह भी चेक करना पड़ता। नहीं याद आया? अभी भी याद नहीं आया? याद आया ना ये वाला बात? लेकिन ये बड़ा चीज था। आप अलोकेशन फलोकेशन याद रख लिए, साला धाए धाए करके कर दिए, ये तो बहुत बड़ा चीज था, कंडीशन था एक तो रिवर्सल का। लेकिन फिर भी चलो, बहुत बहुत अच्छा से याद है तुम लोगों को। तो अब हम लोग निकालेंगे नॉर्मल WDV ऑफ A if there is no impairment. डायरेक्ट लिखेंगे, बोलो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 10 लाख माइनस छह साल की 7 साल रे, 21 साल के तो बाद हो गया था ना, 6 साल ना। हाँ, चार 30,
याद आया? हम लोग 430 से बियॉन्ड लेके जा ही नहीं सकते। और अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 401 में 35 ऐड, राउंड ऑफ में बोल रहा हूं, 35 ऐड कर रहे थे, तो 436 चला जाएगा। 436 हम लेके जा ही नहीं सकते। लिखो नॉर्मल WDV ऑफ बी। $5 लाख था ना रे? $3 लाख। इसको भी तो हम लोग ज्यादा ले जा रहे थे ना। 266 में हम लोग 39 ऐड कर रहे थे, 3,05,000 ले जा रहे थे। इसको भी 3 लाख तक ही ले जाने मिलेगा। लिखो सो लिखो, पहले रुको मैं बताऊंगा। सो इंपेयरमेंट नहीं, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस चार ना चलेगा। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस फॉर ए, हाँ ए नाम की एसेट का, दोनों को अलग अलग लिखा देते हैं। और फॉर ए अमाउंटिंग टू 35350, पूरा अच्छे से सजा देते हैं। अमाउंटिंग टू 35350 विल टेक द एसेट टू, देखो 401 720 प्लस 35350 401 720 प्लस, अगर हम 35350 कर दें, वो लिमिटेड टू है ना, लिमिटेड टू अर्लियर इंपेयरमेंट और फिर नॉर्मल WDV से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। दो कंडीशन है। लिखो 437 इज इक्वल टू 437,070 प्लस 35350 इक्वल टू 437,070। अब रुको, अगर हम ऐसा करेंगे तब इतना जाएगा, पर हमको ऐसा करने से इंडेस रोक रहा है। और वो क्या बोल रहा है हमें, 430 से ऊपर लेके जाना ही नहीं। लिखो बट, वहीं पे फुल स्टॉप दे के बस चालू, बट वी कैन टेक इट ओनली अप टू 4,30,000। ये अमाउंट बताओ, हम किसको कहां तक ले जा पाएंगे, अमाउंट वाइज बताओ। किसको, कौन से अमाउंट को अभी 430 तक ले जा पाएंगे? तो मेरा रिवर्सल का अमाउंट कितना होगा, इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल का अमाउंट कितना होगा? मैं कितना ऐड कर पाऊंगा असेट में? 430 माइनस 401 720 28 होगा, 280 सिर्फ 28280 हम ऐड कर पाएंगे, 35350 नहीं कर पाएंगे, 28280 कर पाएंगे। याद आया ये पढ़ाई? यही पैराग्राफ बी के लिए लिखो। आप पूरा फाइनल आंसर पूरा अच्छे से पैरा लिखो, मैं फाइनल अमाउंट लिख रहा हूं।
वापस दिखाऊं क्या वाला? 33986 आया तुम लोग का? एसी बंद कर दो सारा। 3 लाख लाना है एसेट को, और अभी वो 260 कितना है? 266 ना कितना है? 266 है, उसको 3 लाख बनाना है। नहीं, IL इंपेयरमेंट लॉस। मैं कहां सोच रहा था 232 रिवर्स करूंगा, चांस ही नहीं था। फिर गुडविल खत्म हो गया था 150, उसका तो ऐसे भी रिवर्सल अलाउड नहीं है। ए और बी को सोचा था रिवर्स कर दूंगा, पर वो भी नहीं कर पाया, क्योंकि ए और बी के जो ओरिजिनल WDV थे उन्होंने पंगा हरा दिया। फाइनली मेरा ये सीन निकला, देखो फाइनली 11 लाख का था ये रिकवरेबल अमाउंट। इधर देखो 11 लाख, हम सिर्फ 9:30 तक ला पाए। पूरा स्टेप बाय स्टेप करने से एकदम क्लियर हो जाता है एक बढ़िया सा बड़ा सा सॉलिड सा सम। क्या हुआ तुमको? बी समझ में नहीं है हमको लग रहा है। क्या प्रॉब्लम होता है सर बी में? तुम छोड़, इधर देख, यहां देख, हम लोग इस 266 को ही तो बढ़ाने वाले हैं। हम लोग इसको मैक्सिमम 39 कितना दिए थे लॉस? 39,650 से बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको 39,650 से बढ़ा देते हैं, 266,014 प्लस 39,650, तो ये चला जाएगा 305,664। यही तो, लेकिन हमको 3 लाख से ज्यादा ले जाना अलाउड ही नहीं है। तो बस 3 लाख तक लेके जाएंगे, तो 3 लाख तक लेके जाएंगे तो 33,986 रिवर्स कर पाएंगे। और वो पैराग्राफ नहीं लिख पा रहा होगा तुम। वो पैराग्राफ नहीं लिख पाते तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पेज 70, वो खत्म। नहीं नहीं, कुछ नहीं बताना पड़ता, कुछ भी नहीं।
पढ़ लिए? क्या मांगा है बताओ? वैल्यू इन यूज मांगा है खाली, वो पीवी कैलकुलेशन मांगा है, माने मोर कैपिटल बजटिंग का समय एसएफएम का है कि नहीं? तो बड़ा बड़ा पहले मेन बात लिखो नोट में अपने, जो हम लोग वैल्यू इन यूज के लिए पढ़े थे और आज तुम लोगों को याद नहीं होगा, ठीक है? पीवी निकालना तुमको आ जाएगा, कुछ कुछ बातें जो याद नहीं होंगी वो बता रहे हैं। लिखो 1, डिस्काउंटिंग इज डन बाय यूजिंग प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट। बिफोर प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट। फिर लिखो आइदर, नहीं नया 2 नंबर पॉइंट, either nominal cash flows are discounted using nominal discounting rate, discounted using nominal discounting rate, or real cash flows are discounted using real discounting rate। रियल कैश फ्लोज निकालने के लिए सबको डिफ्लेट करके काम करना पड़ता है, तो वो हम लोग कभी नहीं करते, हमेशा नॉमिनल कैश फ्लो ही यूज करते हैं। वी विल यूज नॉमिनल कैश फ्लोज हियर। मैंने बोला आइदर नॉमिनल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड यूजिंग नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट और रियल कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड यूजिंग रियल डिस्काउंटिंग रेट। एसएफएम का पॉइंट है बेटा ये, लिख दिए 3 नंबर। एक्सपेक्टेड इनफ्लोज फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग, बाद में हम रीस्ट्रक्चर करने वाले हैं, उससे मेरा कैश फ्लो बढ़ने वाला है, उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता। क्या लिखा? एक्सपेक्टेड इनफ्लोज फ्रॉम फ्यूचर रीस्ट्रक्चरिंग्स आर नॉट कंसीडर्ड एट ऑल। बस 3 बड़ी बड़ी बातें। क्या क्या बोलो पहले? प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट लेंगे। प्री टैक्स डिस्काउंटिंग रेट दिया है या पोस्ट टैक्स दिया है? कितना? तो हम लोग 8% से ही डिस्काउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट, हम लोग कभी भी डिफ्लेट करके कैश फ्लो नहीं निकालेंगे, जो कैश फ्लो है बस उसी को यूज करेंगे। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड इनफ्लो वाला डिटेल देखो कहां से, कौन से पैराग्राफ में दिया हुआ है, नीचे से 3 नंबर को देखो। हाँ पढ़ो, देखो क्या लिखा है। इन 2023-24, मैं 23-24 बोल रहा हूं प्लीज। हाँ, इन 2023-24 ई लिमिटेड एक्सपेक्ट्स टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजी। ये सब का कैश फ्लो में जो इंपैक्ट आएगा इसको आप कंसिडरेशन में नहीं ले सकते। जो आप इंपेयरमेंट के दिन जो पोजीशन है उसको लेकर के कैलकुलेशन किया जाता है। कितने साल का क्वेश्चन है? 10 साल का मशीन है, लेकिन क्वेश्चन 8 साल। कहां से कहां तक का कैलकुलेशन है बताइए? अप्रैल 21 से मार्च 28 तक। नहीं, अप्रैल 21 से 28 तक का नहीं है, मेरे को लगता है 2-3 साल गुजर चुका है। मशीन परचेज 21 में किए थे।
ये सारे कैलकुलेशन कब हो रहे हैं ये देखो, 23 ना, 13 मत बोल, उसको 23 बोल, 2023 के बाद से ना, और लास्ट कब है 28, तो 23 24, 24 25, 25 26, 26 27, 27 28। तो आप ऐसा एक टेबल बनाते होंगे एसएफएम में, देखिए ईयर 1 2 3 4 5, क्वांटिटी, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, रुक जाओ थोड़ा सा, सेल्स, कॉस्ट, और जो एक्स्ट्रा अलग अलग वन टाइम इनफ्लो आउटफ्लो आने वाला है वो दोनों, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी। ऐसा बनाते थे कि नीचे 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 लिखते जाते थे? अच्छा तुम लोग किए ही नहीं हो, ओके कोई बात नहीं। क्वांटिटी बताइए अगले 5 साल का, कोई टेंशन नहीं, कैश फ्लो तो निकाल रहे हो ना, तो ये कैश, देख इस सम में भी आप पीवी निकाले थे, इस सम में देखो, एक मिनट रुको, ये इसमें देखिए 4 कॉलम, ईयर, इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी याद है, ये 4 कॉलम, ये 4 उसमें भी है, पर ये अमाउंट निकालने में पापड़ निकल जाएगा, आपका तेल निकल जाएगा, तो ये अमाउंट निकाल रहे हैं हम। चलो पहले क्वांटिटी बताओ, बहुत आराम से बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है। सब में 10,000 या चेंजेस है? पहले में 10,000 बोलते जाओ, तो राउंड ऑफ कर देना। हाँ, कहां लिखा हुआ 3% इंक्रीज इन द क्वांटिटी? नहीं, प्राइस नहीं बोलना है, प्राइस तो बाद में करूंगा, क्वांटिटी। तो 3 क्यों बोल रहा है फिर? 5 बोल, चेंज करो एक बार। एक जन बोलता 3 5, चेक कर लो क्या करना है। 5% ना, तो 10,000 के बाद 10,500, 11,025, उसके बाद बढ़ने का बात है। हम लोग 23-24 ही तो किए पहला, ये 23-24 है पहला वाला, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28। हम लोग ठीक किए एकदम। 11,576, 12,155, बोलिए सेलिंग प्राइस कितना है, माल कितना में बिकेगा? 190 कहां लिखा हुआ, पढ़ के सुनाइए। 23-24 में 200 रुपया लिखा हुआ है, तो 23-24 वाला ही बोलना है। ये 23-24 है, ये बच्चा का हमेशा एक प्रॉब्लम हो रहा है, मैं लिख देता हूं 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28। अब ले ले 23 तक का अकाउंटिंग हो चुका है बेटा, 23-24 फ्यूचर है। कहां लिखा हुआ 200 रुपए, हमको पढ़ के सुनाओ। देख लिए हम, देख लिए 200,
फिर 3% से बढ़ेगा 206, फिर 3% से बढ़ेगा 212, फिर 3% से बढ़ेगा 219 ले लूं कि 18 लूं रे? 19 ले लेता हूं। फिर 3% से बढ़ेगा 225 ले लूं? कॉस्ट प्राइस पहला वाला 160 क्या? ठीक है, 160 से स्टार्ट करते हैं। पहले 1% से बढ़ाएंगे, फिर 2% से बढ़ाओगे तो 162 ले लूं क्या? फिर कितना परसेंट से बढ़ा रहे हो? 2%, ठीक है। फिर 165 आया रे मेरा। वन 168 आया मेरा। 169 लूं? मेरा 168.3 आ रहा है। फिर आ रहा 171। ओ ठीक है ना, 168 ही ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट, सब मिलाया हुआ है। वो 1 रुपया 8 आना का फर्क से टेंशन मत लेना, राउंडिंग ऑफ में कोई फर्क नहीं आएगा। 169 ले लूं क्या तुम लोग का? ले 169 और इसको 172 तुम लोग चेंज कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहां हम राउंडिंग ऑफ करेंगे ही करेंगे, इतना गंदा गंदा अमाउंट सब नहीं लिखेंगे। बोलिए 20 लाख, $21,63,000। क्वांटिटी इंटू रेट, $23,37,300। $25,35,144। $33
चेंज कर दूंगा, आप बताओ क्या चेंज करना है। तो हम तो ठीक ही ठीक। अच्छा ये 25 होगा। अच्छा 27 34 875। जानते हो हम लोगों ने क्या बेवकूफी किया, इन दोनों को माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकाल लेना चाहिए था, नेट लिख देना चाहिए, साला इतना लिखना नहीं पड़ता। अरे सेम ही तो क्वांटिटी है, ये टाइम भी बचता, गंदगी भी बचता। अब हो गया, ठीक है। 16 लाख, $17,01,000। अठारह 19 125। उन्नीस 44 768। बीस 78 505। थोड़ा मोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर से घबराना मत। हाँ 10-12 हजार 15 हजार ये सब में गैप आएगा ही। अब वन टाइम इनफ्लो और आउटफ्लो कुछ दिया हुआ देखो, कुछ बेचेंगे कुछ आएगा, उस तरह का भी कुछ है। 25-26 वाला साल कौन सा हो रहा है? 25-26 तो रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट ये वाला मैं लिखूं क्या? 50,000। तो ये खर्चा है बेटा, हाँ माइनस होगा, याद रखिएगा। लिख दिए मुन्ना, रेगुलर मेंटेनेंस कॉस्ट 50,000 रुपया 25-26 में। ये मैंने यहाँ ईयर भी लिख दिया ठीक से, पहले 1 2 3 4 लिखे थे ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था तो लिख दिया अच्छा से। और बोलो। ₹80,000 का डिस्पोजल प्रोसीड्स है, कब आएगा रे वो? यहां पे ना इनफ्लो है ना, डिस्पोजल प्रोसीड्स 80,000। $4,00,000। $462,000। $930। बाप रे बाप, रुक कुछ गड़बड़ हो गया। $468,175। $590,376। थ्री करूं इसको? नहीं ठीक है, 19 और 6 25 है। देख $576,370 $776। रुको हम कुछ गड़बड़ कर दी शायद प्लस माइनस में। हाँ वही हम समझ गए क्या गड़बड़ किए हैं, हमको समझ में आ गया। 736,370 ग्रेट। 4,00,000 462 468,175 590,376 736,370 ये वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं। ये अमाउंट हम लोगों को उस वाले सम में दिया हुआ था।
ये चीज जो वर्किंग किए कैश फ्लो के लिए। डिस्काउंटिंग फैक्टर का परसेंटेज बताओ। 8%। 926, 857, 0.857, 794, 735, 681, 370, 400, 395, 934, 371, 731, 433, 926, 501, 468, कोई सा भी चेंज करना है तो बोल देना बेटा। टू 459, वो ठीक है, थोड़ा मोड़ा राउंडिंग ऑफ एरर होके ही रहेगा इस सब में। ये सम सीए फाइनल का सम नहीं है, ये बेकार सम है। वैल्यू इन यूज निकालने का आप सम देंगे, पीवी निकालने का, ये उचित नहीं है। लेकिन हु नोज यार, सीए फाइनल में तो आदत है इन लोगों का स्टडी मैट का क्वेश्चन को ट्रू कॉपी कर देना, कॉपी करके फिगर के साथ सेम सम देता है। ठीक है, बना तो दिए और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, प्री टैक्स लेना पड़ता है।
पढ़ लिए? क्या स्टोरी है हमको बताइए। नॉर्मल प्लेन इंपेयरमेंट है। ओके, तो सबसे पहले मेरे को कैरिंग अमाउंट चाहिएगा एसेट का। किस दिन की स्टोरी है? इंपेयरमेंट की स्टोरी कौन से दिन की है? तो लिखो पहले ऊपर में 31/3/2026। एसेट का कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है या हमें निकालना पड़ेगा? खाली ये बता दो, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ है? दो आंसर आ रहा है, 6 लाख और 6,60,000 ना। WDV को ही कैरिंग अमाउंट बोलते हैं। लिखो कैरिंग अमाउंट इज इक्वल टू 6,60,000। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ, पहले मैं निकाल रहा हूं नेट सेलिंग प्राइस। नेट सेलिंग प्राइस निकालने का मेरा डिटेल कहां पे है पता करो। तो नेट सेलिंग प्राइस के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 6 लाख माइनस 96। क्या नाम है 96,000 करे? हाँ ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? वैल्यू इन यूज। तो ये तो बहुत आसान सम हो गया, मतलब उस हिसाब से देखें तो बड़ा वाला सम के कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। चलो बताओ वैल्यू इन यूज के लिए फिर वो 4 कॉलम बनाए और क्या? ईयर, इनफ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी, 9%। ओके, चार साल। ओके, कैसे पता चला कि और 4 साल ये एसेट चलेगी? पता चला उस वो चीज कहां पता चला? हमको पढ़ के सुनाओगे बेटा एक बार? ठीक, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, नहीं 4 साल का कैश फ्लो दिया वो ठीक है, मैं खाली पता कर रहा था कि कहां लिखा हुआ है। चलो 4 साल के कैश फ्लोज का अमाउंट बता दो। ठीक है, 92। ठीक है, ठीक है, 114। ठीक है, इसमें वो सब नहीं लिखा ना कि इसमें स्क्रैप नहीं लिए हैं, ये सब का चक्कर नहीं है तो ठीक है। 9% का डिस्काउंटिंग रेट बता दो, 3 डेसिमल तक ले लेना। 917 842 253,092 374,767 नहीं रे बाबा, हाँ वही तो मेरा कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई हो गया। 161,664 92,640 8712 588 108। कौन सा लेना पड़ेगा? बड़ा वाला। बड़ा कौन है दोनों में?
588. So recoverable amount is 588,108. इम्पेयरमेंट लॉस निकलेगा 660,000 माइनस 588,108. $71,892. हाँ तो फिर बात करेंगे, जो जो बोला अभी करेंगे. मांगा क्या क्या, पहले बोला कि इम्पेयरमेंट लॉस कितना है वो हमने निकाल दिया. रिवाइज, अच्छा उसमें और क्या लिखा है, बोला रिवैल्यूएशन वगैरह भी दिया है बोलता है. तो फिर हम लोग इसको पूरा पीएल में नहीं भेजेंगे. 36,000 को पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे और सिर्फ बचा हुआ लॉस को ही पीएल में भेजेंगे. तो वो भी सजेशन दे दो ना, यहीं पे खत्म करो बात को. एडजस्टेड अगेंस्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व, बोलो. $30 कितना पूरा एग्जैक्ट. ओके. और ट्रांसफर टू P&L. $35,892. फिर लिखा रिवाइज्ड डिप्रिसिएशन. किस पे निकलेगा बताओ, यहीं देख के बताओ. 588 पे. तो लिखो रिवाइज्ड डिप्रिसिएशन. $588,108/4. फोर ना, 4 साल बाकी है तो अगला साल से तो करोगे. लेकिन सर हम लोग इम्पेयरमेंट निकाला, उसके पहले तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कर. तो इसके बाद वाला साल का ही तो बोल रहे थे बाबा. इस साल का बोल रहे, इस साल का. तो 4 साल और चलेगी ना सेट. 1 साल हो गया तो बचा 2-3. ये कहां से हो गया ये वाला साल, ये तो प्रोजेक्शन है. अभी हम यहां खड़े, यहां ये फ्यूचर ईयर है, फ्यूचर कैश फ्लोज हैं. $147,027. और क्या मांगा है रे. तो इंपेयरमेंट लॉस के अगेंस्ट में अगर सरकार हमें कंपेंसेशन देने वाली है और अगर हम वर्चुअली सर्टेन है उसको लेकर के, तो उसको रिकवरी की तरह अकाउंट फॉर किया जा सकता है. पता करो क्या सीन है. अमाउंट दिया है कि खाली भाषा नहीं दिया है. तो लिखो एनी कंपेंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिगार्डिंग impairment losses can only be considered when they are virtually certain. Full stop. In this question, it is mentioned that the government
may compensate the company so we may को अंडरलाइन कर दो, we cannot take any credit into account as of now. समझ गए? और ऐसे भी भाषा नहीं है, क्रेडिट इनकम को बुक्स में नहीं लिख सकते एज ऑफ नाउ, अभी हम लोग कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है, जब मिल जाएगा तब इनकम लिख लेंगे। वैल्यू अगर दे दिया होता तब भी नहीं करता। नहीं, मे है ना, वर्चुअली सर्टेन होना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट बोलेगा हम इतना रुपया दे देंगे काम खत्म, मे वर्ड नहीं रहना चाहिए। रुपया अगर मिल गया तब कर सकते हैं इनकम, फिर लॉस कम हो जाएगा। 71892 मान लो सरकार बोला हम 50,000 दे देंगे, तो फिर 21,000 का लॉस हम लिखेंगे। हाथ देखो, अगर सरकार यहां दे देते तो गवर्नमेंट हैज रीइंबर्स्ड 50,000, तो ले लो। जो रिवाइज डेप्रिसिएशन है ये 2017 में चार्ज होगा, 26-27 27 मार्च। क्वेश्चन नंबर 6 और इंपेयरमेंट का लास्ट सम। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब एकदम चाइल्डिश सम पे। इंपेयरमेंट का पहला सम होना चाहिए था इसको। पढ़ो, जस्ट मैं आधा मिनट में आता हूं। एसी बंद करो सारा। क्या क्या मांगा है बोलो। सबसे पहले 31 December year 2 and the revaluation surplus arising on 1 January year 3। अच्छा, कुछ कुछ हुआ, एक एक करके प्रोसेस करते जाते हैं ना क्या? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो असेट का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? लिखो ओरिजिनल कॉस्ट। तो फिर भी ठंडा लग रहा है, चालू होगा देखो ठीक से। क्या बोल रहे हैं? वो कोना वाला क्यों चला के रखता है पागल की तरह? ठीक है, सब एसी बंद कर दो एक बार। बोलो ओरिजिनल कॉस्ट 2,40,000। डिप्रीसिएशन कितने साल का देना है पहले? 20 साल है। अभी हम लोग कितना साल का दें क्वेश्चन के हिसाब से? ए नंबर सॉल्व कर रहे हैं, ए नंबर। तो 2 साल का दे देते हैं एक साथ, और क्या? ईयर 1 ईयर 2 2 साल का दे देते हैं। डिप्रीसिएशन 2 years। देख रहा, अभी भी चल रहा था, अब बंद हुआ है। वही हम बोले कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा, मान ही नहीं रहा है। बता बेटा, 2,40 स्क्रैप है, बाई 20 into 2 कर दें? ठीक है। $24,000, 2,16,000। हाँ, ये कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर 2। इसी समय रिवैल्यू हुआ है क्या? ठीक है, तो रिवैल्यूड अमाउंट बताओ। 2,50,000। ये ओसीआई में जाएगा। पहला साल ही तो है। पहली बार तो रिवैल्यूएशन हुआ है और प्रॉफिट ही तो आया है, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। फिर बताओ क्या हुआ है?
4th ईयर के एंड में तो पहले 2 साल का डेप्रिसिएशन हमें देना पड़ेगा। बोलो कौन से अमाउंट पे देंगे और असेट की लाइफ कितनी लेंगे? 250 लेंगे ना? ठीक है, तो मैं बी नंबर लिख दूं क्या? तो अब मेरा रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 3rd ईयर बिगिनिंग 2,50,000 हो गया। सर 1 जनवरी ईयर 4 को इम्पेयरमेंट, दोबारा बोल। 1 जनवरी ईयर 4 एंड इम्पेयरमेंट रिव्यू शो मशीन रिकवरेबल अमाउंट टू बी 1 लाख। हाँ, तो वहां तक जाने दो। डेप्रिसिएशन अब चार्ज करेंगे। हाँ, एक ही साल ना? 4th ईयर बिगिनिंग में ही रिवर्सल हो जा रहा है क्या? ठीक, या इंपेयरमेंट हो जा रहा होगा, जो भी। डेप्रीशिएशन 1 साल का देना है, तो 1 साल देंगे तो डिवाइडेड बाय कितना करेंगे रे? 18 करना पड़ेगा। तेरह 889 236,111 ये आया मेरा कैरिंग अमाउंट 4th ईयर बिगिनिंग। 3rd ईयर एंड बोल दो, 4th ईयर बिगिनिंग बोल दो। एक्चुअली वो बिगिनिंग कर रहा है, तो इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। 31 दिसंबर भी बोल सकते हो इसको आप। बोलिए, इसी समय क्या हुआ? बाप रे बाप, तो कितने का इंपेयरमेंट लॉस आया? हमको लगता है अब तो हम लोग सी नंबर में आ गए हैं, है ना? तो यहीं से सी कर देता हूं। तो बी हम लोगों का कहां पे खत्म हुआ रे? वही 2,36,111। तो एक बार बी, फिर सी में। तो एक कैरिंग अमाउंट 3rd ईयर एंड का ही मांगा था, तो कैरिंग अमाउंट 3rd ईयर एंड कर दो इसको, 4th ईयर बिगिनिंग को। तो ये अपना बी हो गया 236,111, यही तो मांगा था। ठीक, हाँ तो कर दिए। तो ये तो इमीडिएटली बिफोर इंपेयरमेंट है। तो अब हम लोग इंपेयरमेंट करेंगे। तो कैरिंग अमाउंट है 236,111, रिकवरेबल अमाउंट है 1 लाख। तो इंपेयरमेंट लॉस आया 136,111। हाँ, पहले ओसीआई में जाएगा ना। कितना ओसीआई में जाएगा? ट्रांसफर्ड टू ओसीआई 34,000, ट्रांसफर टू पीएल बैलेंस अमाउंट 102,111। सी मांगा क्या है? सी में बोला क्या है? बोल तो। इंपेयरमेंट लॉस मेरा है 136,111 एंड ट्रीटमेंट ओसीआई में 34 और पीएल में 102,111 जाएगा। तो ट्रीटमेंट भी बता दिए, ये भी कंप्लीट। और क्या मांगा है? हाँ, तो हम लोग ईयर 4 में तो आ ही गए हैं। तो अब तो 1 लाख पे डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो लिखो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 1 लाख। ओ, लाइफ भी चेंज हो रहा है। कब? अच्छा, 1 जनवरी 2004 में ऐसा हुआ क्या?
अच्छा ठीक है, तो अब 1 लाख को डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो थोड़ी मांगा है, खाली डेप्रीशिएशन ही तो मांगा है। तो आज थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट पहले छोड़ रहे हैं आज आप लोगों को, कोई एक बंदा मिलने के लिए आया है। अब हम लोगों का प्रॉपर्टी बचा, 105 बचा और कंसोलिडेशन बचा। ठीक है, आप एक काम करो, कंसोलिडेशन बुक तो है ना आपके पास, जो जो सब हम लोग क्लास में करेंगे वो मैं आपको टिक लगवा देता हूं। अभी से टिक लगवा दूं, लिखो 21, 22, 23, 24, टिक लगाओ। 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, समझे? फिर 58, 60, 61, 62, 63, 60, 64, 65, 66, 67, 68, 70। क्या बोल रहे हैं? डायग्राम वाला सम। बस इतने सम हम लोग कराएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल की क्लास में हम लोगों का 40 और 105 हो जाना चाहिए। हाँ, ट्यूसडे को क्लास में 40 और 105 हो जाना चाहिए। और उसके बाद वाले वीक में ट्यूसडे कौन सा दिन पड़ेगा? डेट तेरह हो जाएगा। आज 10 है, कल 11 है, 13 पड़ जाएगा। और फिर हम लोगों का वेडनेसडे थर्सडे तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बाकी का सोल्यूशन हम आपको दे देंगे, उसको आप लोग रीड कर लीजिएगा। 15-16 सम बनाना का है हमको लग रहा है 70 में से। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।